Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of Indian Evidence Act 1872 and the name of the case is R.M. Malkani vs State of Maharashtra 1972 का ये केस है। इस केस के अंदर 3 पर्सन इंक्लूडेड हैं, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर मोटवानी और मलकानी जो अक्यूज्ड है। तो इस केस के फैक्ट ऐसे हैं, डॉक्टर आदित्य का एक नर्सिंग होम है जिसके अंदर एक पेशेंट एडमिट होता है और उसका डॉक्टर आदित्य ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के बाद वो पेशेंट सीरियस हो जाता है। ड्यू टू दैट सीरियसनेस उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहाँ पे उसका इलाज डॉक्टर मोटवानी करता है। और ये कब एडमिट किया जाता है, इसको 10 मई को एडमिट किया जाता है उस पेशेंट को। तो डॉक्टर मोटवानी उसका इलाज करता है। इलाज करने के बाद 13 मई को एक्सपायर हो जाता है वो पेशेंट। तो जब वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा तो जो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन बिना पोस्टमार्टम किए उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं ये, ठीक है। तो इस केस में इनके खिलाफ एक इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मलकानी छुट्टी पे था इसलिए वो जो इंक्वायरी थी वो थोड़ी डिले होगी। अब जब इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है तो मलकानी को लगा कि मैं इस चीज़ का एक फ़ायदा उठा लूँ। कैसे कि मैं डॉक्टर आदित्य को नेग्लिजेंस केस में फंसा दूँ या फिर मैं उससे ब्राइब ले लूँ 20,000 रुपये का। तो इसको एक नोटिस डालता है कि डॉक्टर आदित्य को बोलता है कि या तो 20,000 रुपये दे दे, नहीं तो मेडिकल नेग्लिजेंस केस में मैं तेरे को फंसाऊँगा, ठीक है। और ये सारी बात डॉक्टर मोटवानी के थ्रू किसको करता है, और डॉक्टर मोटवानी जो है ये उसी हॉस्पिटल में था और इसकी उसकी बात को मानना पड़ेगा इसको। तो इसने बोल ठीक है मैं बात करता हूँ। जब ये इससे बात करता है तो ये रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं दूंगा। तो फिर जैसे इसको बार बार में इसको प्रेशराइज कर रहा है कि इससे पहले, तो क्या करते हैं दोनों जने, मोटवानी और आदित्य, ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका हेड है, उसको जाके रिपोर्ट कर देते हैं डायरेक्टर जनरल को कि भाई साहब ऐसे ऐसे जो ये ऑफिशियल है ये ब्राइब मांग रहा है एंड ही इज़ डूइंग लाइक दैट, करप्शन कर रहा है। तो फिर जो ये इसका ACB एंटी करप्शन ब्यूरो का करप्शन ऑफिसर वाला, करप्शन ब्यूरो वाला और पुलिस ऑफिसर सावंत, ये एक टीम प्लानिंग करते हैं कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इसको रंगे हाथ पकड़ पाएँ, हम इसको एविडेंस रिकॉर्ड कर पाएँ। तो ये कहता है कि आप इससे बात करो मलकानी से और इसको बोलो कि हाँ मैं आपके पैसे अरेंज करा दूँगा और ठीक है। तो फिर ये मलकानी इसको बोलता है कि आप आदित्य को अपने घर पे बुलाओ, वहाँ पे पैसे इससे लो और फिर पैसे मेरे को दे देना। ये बात इन पुलिस वालों को पता ही थी क्योंकि जाल बिछा रखा था इन्होंने। तो उन्होंने कमरे के अंदर ऑलरेडी ही एविडेंस के लिए प्रूफ लगा रखे थे। लेकिन ये मोटवानी जो मलकानी है, मलकानी यहाँ पे नहीं आता है। तो पुलिस ऑफिसर इसको बोलता है कि भाई ये मलकानी अभी रेजिडेंस पे नहीं आया है तो तू क्या कर, इसको फ़ोन कर। तो इसको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है और जो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है टैप रिकॉर्डर से, ठीक है। ये हो गया इसके फैक्ट। अब देखो जब ये सारी चीज़ थी, जब पुलिस को पता चल जाता है तो पुलिस इसको इन सेक्शंस में सेक्शन 161, 385, 420 रेड विद सेक्शन 511 ऑफ IPC इसको बुक कर लेती है। अब केस स्टार्ट होता है। तो जब ये केस स्टार्ट होता है टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला, क्या ये जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरा ये केस है ना, वो केस सिर्फ इसी बात पे घूम रहा है कि एविडेंस जो इलीगल तरीके से भी लिया गया क्या वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो जो पहला पॉइंट है, इज इट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, हम देखेंगे ये क्या होता है ये, टू इंटरसेप्ट द कॉल। नेक्स्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इफ कलेक्टेड इन ए इलीगल मैनर, टेप रिकॉर्डिंग क्या एडमिसिबल है। नेक्स्ट, क्या ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो राइट टू लिबर्टी ऑफ जो की बात करता है क्या उसका ये खनन है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 162 ऑफ CRPC ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिशियल का क्या रोल होता है उससे रिलेटेड है ये, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 6th पॉइंट, अटैम्प्ट टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, क्या उसको अपना कुछ मुनाफा देख रहा था ये बंदा। नेक्स्ट, कि जब इसने कोर्ट ने इसको सेंटेंस दे दिया तो कि इसको मॉडिफाई करवाना चाह रहा था कि हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मेरी सजा को कम कर दो। तब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिया। पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का वायलेशन है या नहीं। कोर्ट बोलती है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेंट ऑफ मोटवानी था, जो डॉक्टर था उसकी कंसेंट हमने ली थी ना कि हम ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब एक बंदे की कॉल रिकॉर्ड की गई है तो वो वायलेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो टेप रिकॉर्डिंग है, जो एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि भाई आप जब 2 बंदे फ़ोन कर रहे हैं तो तीसरा बंदा फ़ोन को सुन नहीं सकता लेकिन रिकॉर्ड तो कर सकता है। तो पुलिस ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि टेप रिकॉर्डिंग में हमने कॉल के दौरान हमने बात नहीं सुनी, हमने तो उसको रिकॉर्ड किया है,
रिकॉर्डिंग को सुना हमने ड्यूरिंग द कॉल हमने बात नहीं सुनी। तो पुलिस ने भी स्मार्ट प्ले किया और इस चीज़ को उन्होंने एज एविडेंस यूज़ किया कि ये वायलेशन सेक्शन 25 का नहीं है। नेक्स्ट ये है कि एविडेंस कलेक्टेड इन इलीगल मैनर, क्या वो एडमिसिबल होगा? तो कोर्ट बोलती है यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट में ये बोला गया है कि जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन ए लीगल मैनर होगा, कि जो भी एविडेंस जो भी आप कलेक्ट करोगे दैट मस्ट बी कलेक्टेड इन ए लीगल मैनर। लेकिन जो कानून है वो साइलेंट है किसके बारे में, कि लीगल मैनर होता क्या है। कानून बताता ही नहीं कि लीगल मैनर होता क्या है। तो इसलिए कोर्ट ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। अब कुछ रिलेटेड केस लो हैं जो इस इलीगल मैनर के ऊपर डिस्कस किए गए हैं। 3 केस हैं। पहला केस ये है सन ऑफ कंजू वर्सेस आर। इसमें क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर है जो सर्च करने जाता है, लेकिन उसके पास सर्च करने की अथॉरिटी नहीं है। जैसे पुलिस होती है ना, एक हवलदार एक कांस्टेबल चालान नहीं कर सकता, एएसआई और एसआई ही चालान कर सकते हैं, मतलब उससे कम के हवलदार रैंक के जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो चालान नहीं कर सकते। तो इन द सेम वे जो पुलिस ऑफिसर था, ही वॉज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू डू द सर्च, लेकिन वो सर्च करने जाता है और जिस पर्सन के पास वो सर्च करने जाता है उसके पास हथियार मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हथियार अम्यूनिशन मिलता है। तो उस केस में तो ये बोलता है कि जो ये ऑफिसर था ये सर्च कर ही नहीं सकता। तो पुलिस तो कोर्ट बोलती है बेटा एविडेंस रेलिवेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनर, कि वो जो भी सर्च वो रेलिवेंट थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो तेरे पास मिला है वो रेलिवेंट है या नहीं है। यदि वो रेलिवेंट है तो तू गया, ठीक है। नेक्स्ट मकसूद अली, आर वर्सेस मकसूद अली। इस केस में क्या है कि पुलिस को लगता है कि ये 2 सस्पेक्ट हैं, इन दोनों को कमरे में बंद कर देती है। जब इनको कमरे में बंद करती है तो इस कमरे के अंदर ऑलरेडी टेप रिकॉर्डर माइक छुपाया हुआ था। तो जब माइक छुपाया हुआ था, लेकिन ये बात जो टेप रिकॉर्डर छुपाया हुआ था ये इन दोनों पर्सन्स को पता नहीं थी। तो ये आपस में बात करने लगे। जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने उस मर्डर से रिलेटेड बात करी और उन्होंने आपस में कबूल कर लिया, दे विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट द मर्डर। तो वहाँ से कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली और पुलिस ने बोल दिया कि यस, कोर्ट ने बोला कि यस ये तो इन्होंने मर्डर किया है। तो कोर्ट बोलती है कि डिटेंशन बाय डिसेप्शन इज ए फॉर्म ऑफ पुलिसिंग, पुलिस का काम ही है धोखे से काम करवाना। नेक्स्ट केस था पटोदिया वर्सेस बिरता। इस केस में क्या है कि एक पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लग जाते हैं जो इस पर्सन के बारे में सारी हिस्ट्री खोल देते हैं। तो ये बोलता है कि जज साहब जो ये डॉक्यूमेंट मिले हैं ये तो इसने गलत तरीके से चुराए हैं, मतलब गलत तरीके से इसके पास आए हैं। तो कोर्ट बोलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ही गॉट द डॉक्यूमेंट्स, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या इससे तेरे खिलाफ कोई केस बन रहा है नहीं बन रहा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 केस हमने डिस्कस किए किससे रिलेटेड, एविडेंस की जो लीगल मैनर है वो है या नहीं है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यदि वो रेलिवेंट है तो वो एडमिसिबल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट था टेप रिकॉर्डिंग। क्या टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस मानी जाएगी? तो ये बोलते हैं कि टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस मानी जाएगी यदि 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहला, जो कन्वर्सेशन हो रही है वो रेलिवेंट होना चाहिए उस मैटर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस, जो भी वॉइस जो बोल रहे हैं वो आदमी, उनकी वॉइस आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि वही बंदे बोल रहे हैं। और थर्ड पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब उस एविडेंस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई हो, ठीक है। यदि ऐसा केस है तो हम मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल टेप रिकॉर्डिंग इज एविडेंस है। अभी जो ये पर्टिकुलर केस था हमारा, इसमें वॉइस तो बिल्कुल क्लियर थी और रेलिवेंट भी थी, क्योंकि वो बात कर रहे थे ना साफ कि 20,000 रुपये ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ठीक है ना। और एक्यूरेसी बिल्कुल चेक करवा दिया था कि भाई कोई भी छिड़कानी की गई नहीं है। तो इसलिए इस तरह की फैक्ट क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। रेलिवेंट फैक्ट किस में दिए हुए हैं? सेक्शन 7 में, ठीक है। और सेक्शन 8 बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि जो भी फैक्ट्स हैं यदि वो रेलिवेंट हैं तो दे विल डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव। तो इसलिए सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का वॉयलेशन भी नहीं है, तो टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस मानी जाएगी। इससे रिलेटेड एक केस आया था आर रेड्डी वर्सेस वी विगरी, 1970 का केस था। इसमें एक पेटिशनर था और एक विटनेस था। इन दोनों की ऑलरेडी एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो कोर्ट ने बोल दिया कि टेप रिकॉर्डिंग से ज़्यादा डायरेक्ट एविडेंस क्या हो सकता है, इट्स ए डायरेक्ट एविडेंस, जो भी आप बोल रहे हो वही है, हकीकत है। अब बाद में आप अपनी बात बदल भी तो सकते हो। तो जो ये टैप रिकॉर्डिंग है ये बिल्कुल एक डायरेक्ट एविडेंस है, ये रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 ये बोलता है कि मेरा आर्टिकल 21 के तहत जो भी लिबर्टी दी हुई है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये वो एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उस केवल जो आपकी जो ये लिबर्टी है सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही छीनी जा सकती है, अदरवाइज ये सभी को है। तो कोर्ट बोलती है कि भाई साहब जो ये
लिबर्टी दी गई है ये सिटीजन्स को है, ये क्रिमिनल्स को नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप शांत बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 162 ऑफ CRPC, ये उस कोर्ट बोलती है कि नो इट इज़ नॉट वायलेटिंग द सेक्शन 162। इसमें क्या है कि कोई भी अक्यूज्ड है, उसने कोई स्टेटमेंट दी है, उसने कोई बोला है, उसने ओरली को स्टेटमेंट दी है, तो जब वो ओरली को स्टेटमेंट देता है तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिटर्न में प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। लेकिन वो जो अक्यूज्ड है वो चैलेंज कर सकता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि मैंने तो ओरली दी थी, रिटर्न में तो आप कुछ भी चेंज वेंज करके लिख सकते हो, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो इसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो DG था मुगवे, तो उसमें वो बोलता है कि हमने तो जो सारा रिकॉर्ड किया था ये ओरल रिकॉर्ड हमारे पास टेप रिकॉर्ड की फॉर्म में है, हमने कुछ लिखत में नहीं किया। और मोर ओवर पुलिस ने कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग की ही नहीं अक्यूज्ड से, हम तो जस्ट एक एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। एविडेंस तो रिकॉर्ड क्या बोलते हैं हमने, तो पुलिस क्योंकि 162 कब काम करेगा, जब ये पुलिस ने इसके साथ इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हो। पुलिस ने तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की ही नहीं है, तो सेक्शन 162 का वायलेशन हो ही नहीं सकता। 162 का वायलेशन कब माना जाएगा, जब पुलिस ने इस अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, ओरली रेटिंग वो तो दूर की बात है, पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब पुलिस ने रिकॉर्ड की ही नहीं, ये तो तुम दोनों आपस में ही अपने खुद बातचीत कर रहे हो, तो वो रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने तो रिकॉर्डिंग की ही नहीं, तो 162 का वायलेशन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अटैम्प्ट टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, कोर्ट बोलती है बिल्कुल तूने अपना फ़ायदा देखा, क्योंकि तूने पहले 20,000 मांगे, फिर तूने 10,000 घटाया, फिर तूने रेट फिर से बढ़ा दिया 20,000, और तूने एक झूठा सहारा लिया कि मैं पुलिस सर्जन को भी 5,000 रुपये देने हैं, ताकि वो भी हमारे पक्ष में ये कहेगा कि हाँ ये नेग्लिजेंस नहीं है। तो ये सब कुछ झूठ है, और बिल्कुल तूने अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ की थी, तो इसलिए तू इस चीज़ का भी तेरे ने फ़ायदा उठाया है। नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट, उसको 6 महीने की सज़ा, जेल और फ़ाइन दिया 10,000 रुपये। तो फ़ाइन के रूप में उसने 10,000 रुपये दे दिए। तो वो बोलता है कि मैं 6 महीने की जेल नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को जितना टाइम था ये खिंच चुका है इसकी हियरिंग में ही, और मेरे को हार्ट अटैक और मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरे को एक्सक्यूज़ दिया जाए कि मैं सेंटेंस जो 6 महीने का है मैं इसको ना इम्प्रिजनमेंट ना ले पाऊँ। तो कोर्ट बोलती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी तूने कांड किए हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, करप्शन के चार्जेस हैं तेरे के ऊपर, और तूने हरास किया है, इसलिए तेरे को जो भी सज़ा है वो तेरे को लेनी पड़ेगी। तो इसकी सज़ा बरकरार रखी कोर्ट ने, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे केस का, कि जो एविडेंस के जो फैक्ट्स हैं यदि वो रेलिवेंट हैं तो माने जाएंगे, यदि वो एविडेंस किस तरीके से लिया गया है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एविडेंस यदि रेलिवेंट है तो माना जाएगा, यदि वो किसी तरीके से लिया गया हो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट केस, थैंक यू।